उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है। कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल देखा था खुद को माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं दिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जानी, ये मुझे पता होता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं 10वां पढ़ा दें, 12वां पढ़ा दें, 15वां पढ़ा दें। बच्चे वीडियो बनाना, उसे कंपोज करना, उसको कॉम्प्रेस करना, उसको अपलोड करना, दैट इज़ अ मच डिफ़िकल्ट टास्क। ऐसे ही क्लास में आके पढ़ा देना वो आम बात होती है। ये ऑनलाइन पढ़ाना दैट इज़ सो मच डिफ़िकल्ट, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। मुझे तरतीब से चलने दिया करें। आपके हौसला अफजाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सराहते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए हूँ। तो आप काइंडली मेरे साथ थोड़ा सा तामुन करें कि जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे चलने दें, मुझे पढ़ाने दिया करें। आइए देखते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है। ये बहुत आसान और छोटा टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। हमारे आर्टिकल का नाम है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स के अंदर, मगर आज इसको फिनिश करके अच्छी तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात बताता चलूं कि आपको टेक्स्ट बुक से तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एज इट इट बहुत खूबसूरत करके, आसान करके इस टॉपिक को आपके लिए लिख दिया हुआ है। सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन को देखेंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहते किसको हैं। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए मेरी बात सुने, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि द रीजन इन स्पेस, खला में वो इलाका, वो जगह, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, खला में वो इलाका, वो जगह, इन विच जिसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 90 to 95%। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस मैक्सिमम। अब इसको लफ्जों में समझिए कि न्यूक्लियस के गिर्द, खला में वो इलाका, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस मैक्सिमम हो, 90 से 95% तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस हो, जिस जगह पर, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमें श्रोडिंगर की स्टडी से पता चला है कि न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बोहर तो कहता था ना कि गोल छल्लों में, गोल दायरों में इलेक्ट्रॉन होता है। वो कहता है नहीं, श्रोडिंगर, कि न्यूक्लियस के बाहर किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, उस जगह को हम नाम देंगे ऑर्बिटल का, या इसे ऑर्बिटल भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेल होता है, फिर शेल के अंदर सब शेल होता है, और फिर सब शेल के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ऑर्बिटल्स की अपनी अपनी ओरिएंटेशन होती है, अपनी अपनी तरतीब होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। तो कल हमने ये देखा था। अब एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पी सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं। फिर हम डी सब शेल के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, और आखिर में हम एफ सब शेल ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं जो कि बहुत आसान है, आपको तैयार करने हैं सिर्फ। पहला पॉइंट है फॉर एस सब शेल। एस सब शेल के लिए जो एल की वैल्यू है वो हम पढ़ के आए हैं, 0 होती है। एल की वैल्यू अगर 0 हो ना, तो एल की वैल्यू से हम एम की वैल्यू निकालते हैं। कल मैंने आपको एक फार्मूला तैयार करवाया था 2l+1। इस फार्मूले की मदद से हम m की वैल्यूज को निकाला करते थे। ठीक है। तो अगर l की वैल्यू 0 हो और इस फार्मूले में आप पुट करें तो m की 3 वैल्यूज
तो m की एक वैल्यू निकलती है, पहली पहली वैल्यू, और m की पहली पहली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब जितनी m की वैल्यूज होती हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि m की सिर्फ एक अदद वैल्यू है जो कि 0 है। सो इट हैज एस सब शेल का कह रहा है ओनली वन ऑर्बिटल, एस सब शेल का जो ऑर्बिटल है वो सिर्फ एक होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि एस बजाते खुद सब शेल भी आप इसको कहते हैं, ठीक है, आप इसको सब शेल भी कहते होते हैं, आप इसी एस को ऑर्बिटल भी कहते होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई और अलग से ऑर्बिटल नहीं होता। और आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की जो शेप है इज स्फेरिकल, गोल होती है, इस तरह से स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ठीक है। अब हम आगे बनाएंगे भी सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसी तकसीम होकर रहती है इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। देखो कैसे, इसको समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियस के बाहर जो है यहाँ पर गोलाई में स्फेरिकल शक्ल का ऑर्बिटल होता है, जिसका नाम क्या होता है, एस ऑर्बिटल। और ये क्या है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, दिस इज एस ऑर्बिटल, ओके। और क्योंकि पहला पहला एस ऑर्बिटल है तो इसलिए इसका नाम होगा 1s ऑर्बिटल। क्या नाम होगा, 1s ऑर्बिटल, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक्सिस बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेंगे ना, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। अब इधर भी ले आओ इसको, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब आप इसको नाम दो, इसको आप कह दो एक्स एक्सिस, इसे कह दो वाई एक्सिस और इसे कह दो जेड एक्सिस। अब इसको समझो, देखो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसे कहते हैं, ऑर्बिटल का एक सादा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। क्या मतलब ये सारा ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ नहीं तो इस जगह हो सकता है, इस जगह नहीं तो इस जगह हो सकता है, इस जगह नहीं तो इस जगह हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी हो सकता है इस पूरे ऑर्बिटल में। तो इसलिए वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली जगह इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल एक जैसी तकसीम हुई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैली हुई है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी, क्योंकि स्फेरिकल है ना ये ऑर्बिटल, इसीलिए। हाँ जी, तो आपको समझ आ गई है मेरी बात। अब जरा आगे देखिएगा, अगर हम इस तरह देखें कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाहर ये पहला ऑर्बिटल है जिसका नाम हम ले रहे हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये हम बना भी चुके हैं, ओके हो गया। तो अब इसका नाम क्या है, 1s ऑर्बिटल। इसके बाहर एक और ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा 2s ऑर्बिटल, दूसरे शेल का ऑर्बिटल, ठीक है। तो दूसरे शेल का जो ऑर्बिटल है उसका नाम होता है 2s ऑर्बिटल। और ये जो अब मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसका जो साइज है वो 1s ऑर्बिटल से बड़ा है। ये अंदर वाला 1s ऑर्बिटल, ये बाहर वाला 2s ऑर्बिटल। अगर आप इसके एक्सेस दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और इधर ऊपर क्या होता है, z एक्सेस होता है, इफ यू वांट, अगर आप दिखाना चाहें, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को समझाने के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि विद इंक्रीज, इस ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस, एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है। यानी अगर n इज इक्वल टू 1 है तो पहला शेल होगा और उसके लिए जो ऑर्बिटल होगा s वाला वो 1s होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो दूसरा शेल होगा और दूसरे शेल का जो s ऑर्बिटल होता है हम उसे 2s कहते हैं। तो जाहिर सी बात है 1s जो है उसका साइज छोटा होगा और 2s का साइज जो है वो बड़ा होगा। ओके हो गया जी, हाँ यही मैं बताना चाहता था। एक बात आपको और बता दूं, ये एक ऑर्बिटल है ना 1s और ये दूसरा ऑर्बिटल है 2s, इन दोनों के दरमियान जो जगह है, ये जो खाली स्पेस है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं नोड।
क्या बोलते हैं, नोड, या इसको बाज बुक्स में लिखा जाता है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नूडल नहीं, नोडल प्लेन या नोड्स, ठीक है। ये आपके लिए इजाफी बात है जो मैंने आपको बताई है। नीचे ये जो चीज लिखी हुई है इसको हम बाद में देखेंगे, ये हमारे क्विक चेक का आंसर है। आगे चलते हैं, पी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर पी सब शेल, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1 है। अगर एल की वैल्यू 1 हो ना और आप इस फार्मूले में एल की वैल्यू 1 डालें तो उसको सॉल्व करें तो एम के लिए 3 वैल्यूज आती हैं। एम की पहली 3 वैल्यूज होती हैं 0 +1 -1। ओके हो गया। जब 3 अदद वैल्यूज आई है ना एम की, तो इसका मतलब पी सब शेल के लिए एम के कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है सो इट हैज 3 ऑर्बिटल्स। इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल, जिसे पोलर शेप कहते हैं। ये मैं कल के आर्टिकल में भी बता चुका हूं कि इसकी शेप डम्बेल होती है, इस तरह से, ये देखें ऐसे, जैसे डम्बेल होता है ऐसे, ठीक है। इसको भर दें आपकी मर्जी, ना भरें आपकी मर्जी। डम्बेल लाइक इसकी शेप होती है, जिसे पोलर शेप भी कहते हैं। इस शेप में ना 2 लोब्स होते हैं, एक ये वाला लोब है, इसको लोब बोलते हैं, और एक इस तरफ वाला, इसको भी लोब बोलते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं। वो कहता है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज इन एस। जैसे एस ऑर्बिटल में हर तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक ही जैसी फैली हुई थी, यानी ऑर्बिटल हर तरफ था, इधर ऐसा नहीं होगा। तो फिर इधर क्या होगा हम आगे देख लेंगे जब हम शक्ल बनाएंगे इसकी। तो आखिरी लाइन देखिएगा, अ पी ऑर्बिटल हैव 2 लोब्स, वो मैंने बता दिया, एक ये वाला एक ये वाला, ऑन एनी एक्सेस, किसी भी एक्सेस के ऊपर। पी ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आओ जरा ड्रा करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप ना एक्सेस बना लीजिए, एक्सेस, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे, पहले 3 क्रॉस लगा लेते हैं हम सीधा सीधा, ये लो, इधर भी एक क्रॉस लगा लो, ये लो, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इन 2 क्रॉस के दरमियान यहाँ पे एक क्रॉस लगा दें, ऐसे एक लाइन लगा दें, ये इधर भी ऐसे और ये इधर भी ऐसे। अब इनको नाम दीजिए कि ये कौन कौन सा एक्सेस है। प्यारे बेटे, इसको एक्स एक्सेस कह दें, इसको वाई कह दें, इसको जेड। ये जरूरी नहीं है कि इसको एक्स इसको वाई, आपकी मर्जी होती है, आप जिसको एक्स कहें जिसको वाई कहें। इधर भी ऐसे कर दें, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ओ नो 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 नो, इधर आएगा वाई एक्सेस, इधर आएगा जेड एक्सेस, इधर एक्स वाई और ये जेड एक्सेस। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनके लोब्स बनाएंगे। देखिए लोब्स कैसे बनाते हैं। पी एक्स जो है उसके 2 लोब एक्स एक्सेस के ऊपर होंगे, ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे। अगर आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। आपकी बुक में एक लोब को भरा हुआ है, एक लोब को नहीं भरा हुआ, यानी एक आपको नजर आ रहा है, एक नहीं आना, तो आप भर दें, दोनों भर दें, कोई इशू नहीं है, ना भरें तो भी ठीक है। इसी तरह उसके बाद ये हो गया, इसका नाम हो गया पी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पर है इसके दोनों लोब, और पी वाई जो है उसके दोनों लोब वाई एक्सेस के ऊपर है। एक भर दें एक ना भरें, दोनों भर दें, कोई मसला नहीं है। इसका नाम है पी एक्स, सॉरी पी वाई, और यहाँ पर होगा पी जेड। इसके दोनों लोब किसके ऊपर होंगे, जेड एक्सेस के ऊपर होंगे। दिस इज कॉल्ड पी जेड, ठीक हो गया। अब फर्ज करो आप ले रहे हैं इस एक्स पी एक्स को 2px, इसको ले रहे हैं 2py, इसको ले रहे हैं 2pz। अब इसके लिए वैल्यूज अगर हमें कहे क्वांटम नंबर की लिखो तो कैसे लिखेंगे। पहले हम जरा n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, n की वैल्यू होगी 2px है ना, तो ये जो पीछे 2 लिखा हुआ है ये n की वैल्यू होती है, n = 2। और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। px के लिए m की वैल्यू आएगी +1, ठीक है। और आगे चलें, 2py के लिए n की वैल्यू तो वही होगी ना 2, और p सब शेल है तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, और चूंकि ये py है तो इसलिए m की वैल्यू आपने याद रखनी है, यहाँ +1 आ गया, यहाँ -1। अब चलते हैं 2pz के लिए, n की वैल्यू तो होगी 2 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, और m की वैल्यू कौन सी बच गई, +1 भी हो गया, -1 भी हो गया, अब 0 आ गया। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। सर इधर तो आपने नहीं लिखा था, तो आप लिख लें, यहाँ पे लिख लें n की वैल्यू क्या है, 1s है तो n की वैल्यू 1 होगी, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है।
तो यहां पर देखो ये 1s है, अब यहाँ 2s है, तो n की वैल्यू 2s के लिए क्या होगी 2, क्योंकि ये जो पीछे 2 लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ m का चक्कर ही कोई नहीं है। ओके, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। d ऑर्बिटल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं कि फॉर d सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 है और m की कितनी वैल्यूज निकलेंगी 5 वैल्यूज निकलेंगी। जब l की वैल्यू 2 आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो 5 अदद वैल्यूज निकलेंगी 0 +1 -1 +2 -2। तो जितनी ये m की वैल्यूज होती हैं उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं। सो इट हैज 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। द शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। d ऑर्बिटल की शेप थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ज्यादातर वो डबल डम्बेल होती हैं, जिसे कॉलर लीफ भी हमने कहा था डबल डम्बेल, वो आपको बताता हूं कैसे। दीज डी ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज, इनको कैसे नाम दिया जाता है, ये महारत है, अब आपने तैयारी करनी है। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड वाई जेड। देखो एक्स वाई तो हो गया, अब एक्स पहले है फिर जेड है, फिर वाई पहले है फिर जेड है, एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड। ओके, नेक्स्ट डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, डी जेड का स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हैं किसके, डी सब शेल के। आगे चलते हैं, कुछ चीजें हैं आपको बताते हैं। वो कहता है द डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड लाइज इन, होते हैं, इन लिखें या बिटवीन लिखें, द एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन्स रिस्पेक्टिवली। ये जब मैं ड्रा करूंगा ना ये ऑर्बिटल, तो आपको फिर ये लाइन ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, the lobes of x square minus y square lies along the x and y axis, ये भी ड्रा करेंगे तो समझ आएगी लाइन। और the z dz square has 2 lobes, इसके 2 lobes होते हैं और along z axis होते हैं, और सेंटर में एक डोनट बनी हुई होती है, जो चॉकलेट आप खाते हैं, डोनट आइसक्रीम बल्कि, along x and y axis। ये मैं समझाने के लिए अब ड्रा करूंगा, ये तीनों पॉइंट आपको समझ भी आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले ना हम ड्रॉ करेंगे पहले 3 सिंपल वाले, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्रॉस बनाने होंगे, ठीक है। पहले हम क्रॉस बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर बनाएं ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर बनाएं ऐसे। ओके हो गया। अब इनके दरमियान में एक लाइन लगाएंगे ऐसे, जैसे हम पहले पी ऑर्बिटल में सीखते आ रहे हैं। इसको नाम देंगे एक्स का, इसको नाम देंगे वाई का, इसको नाम देंगे जेड का, इसको दे एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके हो गया। अब हम क्या क्या बनाएंगे, यहाँ हम बनाएंगे डी एक्स वाई, और यहाँ हम बनाएंगे ऐसे ऊपर वाली तरतीब के साथ डी एक्स जेड, और इधर हम बनाएंगे डी वाई जेड। ओके, अब बनाना कैसे है ये जरा समझना है आपने। पता क्या करना है आपने, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये देखो ये ऐसे क्रॉस लगाया था ना, हाँ, फिर ये तिरछी लाइन जो वाई एक्सिस की है ये लगाई। अगर हम इस जगह पे देखें तो इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर आपने 2 लोब बना देने हैं तीनों में, एक लोब इधर बना देना है, ठीक है, ऐसे 2 लोब बनाने हैं, बल्कि ये देखें, ये भर दें ज्यादा प्यारा लगता है, ना भरें तो भी ठीक है, टाइम ना हो तो ना भरना। इधर भी आप ऐसा करें कि एक जो है ना ऐसे 2 लोब यहाँ पे लगा दें, ये लगा दिए सर जी, ठीक हो गया। आगे चलो जी, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो बेटा जानी। यहाँ पर भी 1-2 लोब आ जाएंगे ऐसे, ये लो, ठीक है, हाँ जी सर आ गया। अब जो है आपने तैयारी करनी है, बुक से समझ नहीं आएगा आपको जिस तरह बुक में बने हुए कि बनाने कैसे हैं। अब तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं कलर यूज करूंगा रेड, ठीक है। अब डी एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान आपने 2 लोब बनाने हैं, एक्स और वाई एक्सिस के, ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों के दरमियान ये जो जगह है यहां पर आपने बनाना है, ठीक है, 2 लोब। तो कैसे बनाओगे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ले लो ये बन गया जी। फिल कर दो, ना करो फिल, मसला नहीं है, मैं तो कर रहा हूँ फिल, ये लो, ठीक हो गया। ये देखो, ये इसको बोलते हैं, इस पूरे को जिसमें 4 लोब हैं टोटल, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, ठीक है। एक्स और वाई के दरमियान में ये मैंने लिखा था कि लाइज बिटवीन द एक्स एंड वाई। ओके, अब अगली बात, डी एक्स और जेड, ये वाला ऑर्बिटल के जो अगले 2 लोब हैं वो आपने एक्स और जेड के दरमियान में बनाने हैं। एक्स और जेड किधर है,
एक्स और जेड, ये एक्स और जेड ये है, ये वाई के ऊपर, बिल्कुल वाई के ऊपर मेरे बेटे, वाई के ऊपर, ये देखो इधर ही, क्योंकि एक्स और जेड के दरमियान जो है वो वाई आ रहा है, तो वाई के ऊपर ही आपने ये दोनों लोब इसके बना देने। लो भाई जी बन गए। अब आगे चलें, ये आगे चलें, डी वाई और जेड के दरमियान, दिस इज वाई दिस इज जेड, इस जगह पे ये जो खाली जगह है, इस वाई और जेड के दरमियान दो लोब, नीचे भी फिर ऐसे ही करने, इस वाई और जेड के दरमियान आपने दो और लोब बना दिए। ठीक हो गया जी हाँ। अब पहली लाइन आपको समझ आएगी कि द एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड लाइज बिटवीन, दरमियान में किसके, द एक्स वाई, देखो ये एक्स वाई के दरमियान है ये वाला लोब, ठीक है, और वाई जेड ओ सॉरी एक्स जेड, ये एक्स और जेड के दरमियान है ये वाला लोब, और वाई जेड ये वाई और जेड के दरमियान है ये दो लोग। ठीक है, समझ आ रही है ना। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, बाकी जो दो बचे हुए हैं उनको हम इधर नीचे ड्रा करते हैं। पहले तो आप वैसे वैसे क्रॉस लगाएं जैसे हम ऑलरेडी लगा रहे थे, इधर भी लगा दें एक, इधर भी लगा दें। ठीक है सर जी, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। यहाँ एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है मेरे बेटे, ये जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड एक्सेस है। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने बनाना है चौथा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसके बारे में वो कहता है लाइज अलोंग द एक्स और वाई एक्सेस, बिटवीन नहीं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर, अलोंग। ठीक है, तो फिर एक्स एक्सेस के ऊपर ये बना दें, एक्स एक्सेस के ऊपर ये दोनों लोब आ गए। ठीक है, और अलोंग वाई एक्सेस के बिल्कुल ऊपर ही, तो वाई एक्सेस पे दो लोब यहाँ पर बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, ये देखें ऐसे बड़े प्यारे प्यारे, ये हो गए। इसको भर दें ना भरें आपकी मर्जी। ओके, ये हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके हो गया। अब आखिरी डी ऑर्बिटल रहता है जो कि डी जेड स्क्वायर है, और ये आपने इसके दो लोब बनाने हैं जेड एक्सेस के ऊपर, जेड एक्सेस पे इसके दो लोब बनाने हैं। कैसे, ये देख लें, ये दो लोब इसके जेड एक्सेस पे आ गए। ओके, और सेंटर में एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग जो है इसका आपने वो बनाना है डूनट। कलर कौन सा लूं, ग्रीन ले लेता हूं, डूनट। ये एक्स और वाई पे मैं देखिएगा, ये इसका डूनट है, ऐसे इसको भर दें, ऊपर भर दें। ठीक, ये इसको ना भरें, ये देखो, इसको आप ऐसे भरे ना अगर, तो कितना खूबसूरत ये बनेगा। ये देखो, ये समझ आ रहा है ना जी। हाँ सर जी, समझ आ रहा है। ये देखो, ये डोनट जैसे आइसक्रीम खाई जाती है वैसे, और ये वाई पे भी है, एक्स पे भी है, इधर से भी इधर से भी, और जो हमारा दो लोब हैं जेड के, तो वो जो है अलोंग जेड एक्सेस ही चल रहे हैं। ये देखें, ये ओके सर, समझ आ गई हमें। इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, यस। अब इसके लिए जरा m की वैल्यू और l की वैल्यू तो लिखो सर, n की नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता यहाँ पे ये 3D है या 4D है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ दो वैल्यूज लिखेंगे। जैसे यहाँ हम 3 लिखते रहे, इधर हम सिर्फ दो वैल्यूज लिखेंगे, मतलब इधर हम पहले l की वैल्यू लिखेंगे। d के लिए l की वैल्यू सबको पता है, वो होती है 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 और इधर भी 2, और l की वैल्यू इधर भी 2 और l की वैल्यू इधर भी 2। बारी आती है m की वैल्यू, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू। अब ये कैसे लिखेंगे, ये आपको तैयारी करनी है, बताता हूं आपको कैसे याद करना है। आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, मगर आपको लिखना चाहिए, एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा अहम है। देखो कैसे, देखें जो z वाले हैं ना, पहले हम उनको देख लेते हैं। मतलब जैसे कि ये डी जेड स्क्वायर है, इसके लिए m की वैल्यू होती है 0, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और डी एक्स जेड के लिए m की वैल्यू होती है +1, और डी वाई जेड के लिए m की वैल्यू होती है -1। देखो ना, z स्क्वायर के लिए m की वैल्यू 0 और एक्स जेड +1 वाई जेड -1। अब बच गई हैं दो, एक +2 और एक -2। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +2 वाली वैल्यू होती है, और एक्स वाई के लिए -2 वाली वैल्यू होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। मैं सर्कल भी कर देता हूँ इसको, ताकि हमें हाईलाइट होता रहे और इंटरमिक्सिंग ना हो। ठीक है मेरे बेटे जी, तो ये हो गया, यहां तक हो गया डी ऑर्बिटल।
अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो यहाँ पे भी आपको सारी समझ आ गई हैं। अब f ऑर्बिटल की बात करते हैं जो कि लास्ट वन है। वो कहता है फॉर f सब शेल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो अगर l की वैल्यू 3 हो और इस फार्मूले में आप डालें ना तो m की 7 वैल्यूज निकलती हैं। पहली 7 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये 7 वैल्यूज हैं। जो 7 वैल्यूज हैं सो इट हैज 7 ऑर्बिटल्स। इसके कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। तो इनकी शेप के बारे में फिक्र लिखा है, द शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स आर कॉम्प्लिकेटेड। हम पेपर पे इनकी शेप्स को ड्रा नहीं कर सकते, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। दीज f ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज, मगर मैंने इनके नाम आपको लिख के देने हैं। हमारी बुक में तो नहीं है मगर मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा। हमारे पास ये होते हैं 7 तरह के ऑर्बिटल है ना, तो आप लिखेंगे f x की पावर 3 एंड f y की पावर 3 एंड f z की पावर 3। और आगे देखें f x इंटू z का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ आ गया, z और y यहाँ आ गए। नेक्स्ट देखें f y इंटू z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट f z इंटू y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 6। सातवां होता है f x y z। ठीक हो गया। तो ये हैं f के 7 ऑर्बिटल। आप लिख लें, एडिशन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में। तो आज के लेक्चर की आखिरी बात है क्विक चेक। क्विक चेक 2 सवाल हैं इसमें प्यारे प्यारे। पहला सवाल है जी, what does an orbital represent according to the wave mechanical model of an atom? वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है? श्रोडिंगर ने जो मॉडल पेश किया था उसका नाम था वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक ऑर्बिटल क्या होता है? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज, फिर यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे बस, यानी ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन आप लिख देंगे। ये आपको क्विक चेक का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्विक चेक देखें, देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन होती हैं ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की p सब शेल के लिए 3 वैल्यूज हैं, इसलिए इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसको जस्टिफाई करें, ये आपको आता है, सब आपको पता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी बात भी आप लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो मैंने ना थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है, ये आप रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जी हाँ, फॉर p सब शेल l इज इक्वल टू 1 और m की कितनी वैल्यूज हैं? 3। सो इट हैज 3 ऑर्बिटल नेम्ड एज px, py, pz along x, y and z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये लिखकर, ठीक है, आपने ये 3 डायग्राम बना देनी है बस। ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का क्विक चेक आपके सामने मौजूद है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 खत्म हो जाता है।